हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, सेकेंड यूनिट अब हम कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड यूनिट है हमारे इंडिया के अमेरिका और रशिया के साथ रिलेशन, भारत अमेरिका भारत रूस संबंध। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अब तक तो ये क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया के रिलेशन बाकी सबके साथ उभरे थे। ठीक है, तो हम ये जो है टॉपिक को इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत वास्ट है और इसको अच्छे से डीपली समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आता है परिचय। परिचय में आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वैश्विक राज्यों के मध्य अंतर्निर्भर संबंध है। प्राचीन काल से सभी राज्यों और सभ्यताओं द्वारा आर्थिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता था। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सभी राज्य जटिल अंतर्निर्भरता द्वारा आपस में जुड़ गए थे। तो इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य भारत अमेरिका और रूस के बीच के संबंधों को विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है। दोनों महाशक्तियों के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को समझने के उद्देश्य से ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो इम्पोर्टेंट सीरीज़ में मैं आपको बता दूंगी। बाकी इसके नीचे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आप उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, अब आते हैं भारत अमेरिका के संबंध की बात। देखो, भारत और अमेरिका का संबंध जो है वो हमारा बहुत पुराना है क्योंकि जिस टाइम पर भारत गुलाम था उस टाइम पर भी अंग्रेज़ों ने ही यहाँ हुकूमत कर रखी थी। तो वो अपना फ़ायदा उठाते थे, अपना फ़ायदा देखते थे कि भाई अगर सेना को भेजना है तो इंडियन सैनिकों को भेज दिया, कुछ कर दिया। ठीक है, वो ये सब था। अब बात आती है अमेरिका की। तो भारत और अमेरिका वर्ल्ड के सबसे पुराने और सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत ने डेमोक्रेसी नहीं और अमेरिका तो डेमोक्रेटिक था ही। दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद इनके मध्य भारतीय स्वतंत्रता के पारंपरिक वर्षों में मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सके। इसका मुख्य कारण इंटरनेशनल सिस्टम था। ठीक है, अब अगर आप एक दोस्त होते हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उन बेस्ट फ्रेंड्स में सब पूरे स्कूल पूरा कॉलेज जानता है कि भाई ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन उन दोनों बेस्ट फ्रेंड के अंदर भी कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो आग लगाने का काम करते हैं कि वो उससे लड़ाई कर ले, वो उससे लड़ाई कर ले, एंड देन बात यहाँ पे ख़त्म हो जाए। वही सेम चीज़ भारत और अमेरिका, मान लो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनके साथ भी वही हुआ। स्टार्टिंग से लेके हमारा 1945, 1947, 1950 और उसके आगे तक का भी काल ऐसा रहा जिसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बिगाड़ने में अमेरिका के संबंधों को निगाड़ने में चाइना है या बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इन सब ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है, पूरा जोर लगाया। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण जो था, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसको देखा गया। अमेरिका और USSR के बीच शीत युद्ध के दौरान वैचारिक संघर्ष चल रहा था। शीत युद्ध बेसिक था क्या, आपकी विचारधारा पर लड़ाई थी। वो जो युद्ध चल रहा था वो विचारधारा का चल रहा था। अगर उस टाइम पर एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर का यूज़ होता तो शायद वो 3rd वर्ल्ड वॉर होती और दुनिया ख़त्म हो जाती। और ये बात भी कन्फर्म है सबको कि 3rd वर्ल्ड वॉर का मतलब है दुनिया का नाश होना। ठीक है, तो भारत ने गुट राजनीति से बचने के लिए सबसे पहली बात तो अपने आप में स्वतंत्रता बनाए रखी। गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया ही भारत ने था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या USSR और USA से अलग रहने के लिए अपने आप को इस नीति के अंदर रखा था। तो जी, इस अध्याय के अंदर आप भारत अमेरिका के संबंध को 3 चरण में पढ़ेंगे। शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के टाइम पे, शीत युद्ध के एंडिंग के टाइम पे, और 3rd चरण है हमारा चीन की एक उभरती महाशक्ति के टाइम पे। ठीक है, जब चीन उभरा था तो चीन ने किस तरीके से अपने आप को भारत के खिलाफ करा, भारत से किस तरीके से नज़रें फेरी, वो वाली चीज़ें अब आएंगी। तो आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, शीत युद्ध के दौर में भारत और अमेरिका का संबंध। देखो, हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब फेंका। ठीक है, 1945 में 3 और 9 को या 6 या 9 को। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आई और परमाणु बम गिरने के साथ ही इंटरनेशनल सिस्टम जो था उसके अंदर शीत युद्ध का आरंभ हो गया। पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल सिस्टम सब ये जानते थे कि भाई हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका को दौरे तो नहीं पड़े थे जो उनने बम फेंका। जाहिर सी बात है, जब जापान एक बहुत अच्छी ताकत बना हुआ था 1st वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तब उसने अमेरिका ने अपना बदला निकालने के लिए उस पर बम फेंका। तो उसने अपना एक बदले की जगह 2 बदले लिए। एंड आज के टाइम पर भी अगर हिरोशिमा और नागासाकी में
में जो जनरेशन्स पैदा होती हैं उनकी किसी की आंखें ख़राब है, किसी का कुछ ख़राब है। मतलब 1945 से 2022 आ गया है और अभी तक उन बॉम्ब के असर वहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, तो वो अमेरिका ने इतना भयानक बदला लिया था अपना। तो इस चरण में विश्व 2 भाग में बट गया था, यूएसएसआर और यूएसए के अंदर। अब यूएसएसआर वाले क्या चाहते थे कि भाई मेरे पास बाकी कंट्री आ जाए, यूएसए चाहता था मेरे पास कंट्री आ जाए। तो भारत ने नव स्वतंत्र देश होने के कारण गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट सिद्धांत पर्सपेक्टिव को अपनाकर सामरिक स्वायत्तता के रास्ते को चूज़ कर लिया। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर भी बताया था, भारत के साथ 4 देश और थे, भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना और हमारा इंडोनेशिया। ठीक है जी। सो भारत दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन सीटो और सेंटो जो था, इन जैसे अमेरिकी सेना और सुरक्षा गठबंधनों में से किसी का भी हिस्सा नहीं था। वो सेंटो और सीटो के लिए अपने आप को इंक्लूड करना ही नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि हमारे उस टाइम के जो लीडर्स थे वो ये जानते थे कि वो भारत अभी अभी उभरा है, एक गरीबी का सामना कर रहा है, पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम भी इसको आज़ादी को छोड़कर लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे तो हम गुलाम ही गुलाम रह जाएंगे। क्योंकि इतनी भयानक गुलामी सहने के बाद भारत जो उभर कर सामने आया उसने अपने आप को गुट निरपेक्षता की नीति में डाल दिया। जबकि पाकिस्तान इन संगठनों का एक सक्रिय सदस्य बना, जिसके बाद अमेरिका और भारत के संबंध कमज़ोर हो गए थे। क्योंकि भारत पाकिस्तान की एक दुश्मन वाली जगह है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का कभी बना नहीं रिश्ता बहुत अच्छा। तो अमेरिका और भारत की लड़ाई हुई इस बात पे कि भाई जब तू मेरे साथ स्टार्टिंग से था लेकिन तूने मेरी पीठ पे खंजर खोपा, और पाकिस्तान जो मेरे साथ नहीं था उसने मेरा साथ दिया। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हर चीज़ को बढ़ाने में उनको अपने आप को उभारना था, तो उन्होंने अमेरिका से हाथ जोड़ लिए और मतलब अमेरिका से हाथ मिला लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि भारत को अपनी आज़ादी प्यारी थी तो भारत ने अपने आप को साइड कर लिया। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता चला गया। शीत युद्ध के टाइम पर दोनों देशों के बीच में विवाद हुआ। हंगरी संकट था, चेकोस्लोवाकिया संकट था, संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता, कश्मीर समस्या, पाकिस्तान को अमेरिका हथियार हस्तांतरण और परमाणु मुद्दे के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तो भाई यहाँ पर ये वाली बात निकलकर सामने आती है, जो ये सारे मुद्दे चल रहे थे ना, चेकोस्लोवाकिया के, कश्मीर मुद्दा था और सारी चीज़ें थी। क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर को लेकर, उसके अलावा कश्मीर पाकिस्तान भारत और चाइना के साथ भी मुद्दे रहते हैं कश्मीर को लेके। और फिर उस टाइम पर जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई थी 77-75 और उससे पहले, तो भाई ये वाली चीज़ है सामने कि अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी परमाणु हथियारों के रूप में। अब आता है हमारा कश्मीर मुद्दा भारत और अमेरिका से एक पॉजिटिव समर्थन प्राप्त बिल्कुल भी नहीं कर पाया। कश्मीर समस्या भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद की प्रारंभ हो गई और पाकिस्तान की सहायता से कश्मीर में कबायली आक्रमण हो गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प करी थी, ठीक है, और भारत पर हथियार प्रतिबंध लगा दिए थे। तो अमेरिका का जो नकारात्मक रवैया था वो 1971 तक जारी रहा था और शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका ने कश्मीर संघर्ष को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने में भारतीय पक्ष का समर्थन लिया था। द्विपक्षीय बातचीत मतलब अमेरिका बीच में था, भारत और पाकिस्तान को बिठाकर अमेरिका ने बात करी और इस चीज़ को सुलझाया। तो शीत युद्ध के समाप्त होने के साथ स्थिति में सुधार हुए और जहां भारत ने अपनी इकोनॉमी सामने रखी और ये बताया कि हाँ वो भी एक आर्थिक रूप से उभर रहा है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का पर्सपेक्टिव सामने आया था जिसमें भारत ने भी पूरा पार्टिसिपेट किया था। तो सकारात्मक और मजबूत संबंध डेवलप होते गए और जो बाद में एक रणनीतिक स्वायत्तता में बदल गए थे, मतलब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर वो आ गए थे। तो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान परिलक्षित होता भी है जब अमेरिका ने भारत पाक संघर्ष में प्रभावी रूप से मध्यस्थता की थी। ठीक है, अमेरिका ने संबंध बनाकर दोनों में आपसी उसने कहा कि भाई मैं ना यहाँ से बिगाड़ सकता हूँ ना वहाँ से बिगाड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका का यूएसएसआर और यूएसए 2 गुट में बंटने के बाद साथ दिया था और भारत से उससे पुरानी अच्छी दोस्ती थी, तो इस वजह से। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बीच एक मिश्रित संबंध। ठीक है, भारत का विभाजन बहुत ज़्यादा भयानक था। पूरी दुनिया के अंदर इतना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, शीत युद्ध को इतना भयानक नहीं माना जाता जितना ज़्यादा भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रात को माना जाता है। उस टाइम
टाइम पे कितनी तादाद में लोग मरे, कितनी तादाद में लोग घायल हुए थे, सब चीज़ें सामने आई थी। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो जी ये आया कि भारत पाकिस्तान 2 गुट में बन गया, मतलब 2 देश बनकर सामने आया था। तो शीत युद्ध के स्टार्टिंग के टाइम पे रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका का सहयोग होने से इनकार कर दिया था। और ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका का सहयोग होने से इनकार जब करा था, तो अमेरिका ने पूरा मतलब शीत युद्ध के टाइम पर पाकिस्तान को अपने अंदर ऐड कर लिया था। ठीक है, तो सीटो और सेंटो जो पूरे ग्रुप थे, उनके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार हस्तांतरण और बाकी सेना और ये सारी चीज़ों की सहायता प्राप्त हुई थी, क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे एकमात्र ऐसी शक्ति थी जिसके पास सैनिकों का भरमार और हथियारों का और हर चीज़ का पूरा सब चीज़ें थी उसके पास। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सामने आने लगी थी। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच के संबंध जो थे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके थे। मतलब रियलिटी में बोला जाए तो अमेरिका पाकिस्तान से और बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा ली थी और भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो बहुत कमज़ोर हो गए। तो भारत ने इस भेदभावपूर्ण की संधि का विरोध करा और राजनीतिक वातावरण के अनुरूप भारत ने 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी वजह से अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक भारत को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता था। तो भारत ने वियतनाम भारत चीन उपमहाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध का विरोध किया था और 71 के युद्ध में जब पाकिस्तान को हराया तो इससे अमेरिका के राजनीतिज्ञ अधिक चिंतित हो गए थे। ठीक है, उनको इस चीज़ की फिक्र होने लगी थी कि यार हम तो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत से हार गया है। ठीक है, उसके बाद जब भारत और अमेरिका के बीच में पॉलिटिकल वो आने लगे थे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, तो उसमें असहयोग के बावजूद देश बहुत सारे इंटरनेशनली चीज़ों के उसमें भागीदार हो गया था। क्योंकि आपको पता है भारत जो है आज़ादी के बाद से ही ब्रिक्स से, SCO से, सार्क से सबसे अपने आप को मिलाकर रखता था। तो भारत चीन संघर्ष के टाइम पे अमेरिका ने PL-480 कार्यक्रम के तहत भारत को खाद्य सहायता प्रदान की थी और 1970 के दशक में जब भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था तब अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक से ऋण भी प्राप्त करा था सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। तो राजनीतिक कारणों की वजह से दोनों देशों के संबंध जो थे सकारात्मक रूप नहीं ले पाए और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ वो परिदृश्य बदल गया था। क्योंकि जब भारत को ऋण चाहिए था तो अमेरिका भाई साहब ज़्यादा बन रहे थे, ज़्यादा उछल के सामने आए थे, उन्होंने नहीं हेल्प करी। ठीक है, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध। कोल्ड वॉर की एंडिंग हुई और इंडिया और अमेरिका के एक तरीके से डबल जो रिलेशंस थे वो निकलकर सामने आए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों के जो रिलेशंस थे उनमें थोड़ा सुधार हुआ। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो विचारधारा की लड़ाई थी उसकी भी दी एंड हो गई और पूंजीवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के साथ प्रमुख विचारधारा के रूप में प्रस्तुत हो गया था। तो शीत युद्ध की अवधि के बाद ही भारत अमेरिका के रिलेशंस ने एक नया चरण देखा और ये काफ़ी हद तक भारत के आर्थिक परिवर्तन के कारण था, क्योंकि भारत की इकोनॉमी तब तक काफ़ी उभर कर सामने आ चुकी थी। तो भाई वही वाली बात है, मैं एक होता है ना कोई फ्रेंड्स का ग्रुप होता है कि जो अच्छी हैसियत वाले फ्रेंड्स हैं वो साथ रहेंगे। कोई मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली का लड़का लड़की फ्रेंड आपस में ग्रुप में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वही वाली चीज़ अमेरिका ने भी करी। जब भारत के इकोनॉमिक उसकी सिचुएशंस ठीक हुई तो उसने उसके साथ हाथ जोड़ लिया, मतलब मिला लिया। ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद भारत अमेरिका के रिलेशंस ने एक नया चरण देखा और ये जो था भारत की आर्थिक परिवर्तन के कारण था। और अब भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई राज्य सहायता भी प्राप्त कर ली और मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त कर लिया था। ठीक है, उसके साथ नए आर्थिक संकटों से निपटने के लिए भारत ने IMF से ऋण लिया और मुक्त व्यापार और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित USA मॉडल के अनुरूप अपनी इकोनॉमी को ढाल लिया। इस आर्थिक परिवर्तन के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस की जो रिलेवेंट चीज़ें थी, प्रासंगिकता थी, वो बहुत कम होने लगी। तो शीत युद्ध के बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत को सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा था, इसलिए उनके नए सहायक सचिव रॉबिन राफेल ने कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होने की कानूनी वैधता पर स्पष्ट रूप से सवाल उठाए थे और ओमनिबस ट्रेड एक्ट के सुपर 301 क्लॉज के माध्यम से भारत पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी और कार्नेगी
एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस स्टडीज़ जैसे कई अमेरिकी थिंक टैंकों ने भारत अमेरिका रिलेशन के एक नए युग का आरंभ का आह्वान भी करा और काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक और ये जो हमारी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था थी उस वो राष्ट्रपति क्लिंटन की नीति का परिणाम भी था। तो भारत ने बाजार अर्थव्यवस्था को खोलने और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट ने अमेरिका को भारत के साथ जुड़ने के लिए पुनर्विचार पर मजबूर करा कि यार अब ठीक है, अगेन हम इनके साथ मिल जाते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका वाणिज्य विभाग ने विश्व के 10 उभरते बाज़ारों की सूची बनाई है जो अमेरिका के व्यापार और निवेश को बढ़ा सकते हैं। भारत उनमें से एक था। 1994 मई में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वॉशिंगटन की यात्रा ने अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध को एक नई आकृति प्रदान करती थी। ठीक है जी। तो इस यात्रा का जो मेन पर्पस था वो बस भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड जैसी चीज़ों के रिलेशंस को बढ़ाना था, क्योंकि अमेरिका का बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत में बेचने के लिए उनको प्रॉफिट हो रहा था सबका, तो इसलिए उन्होंने हाथ मिलाए और ये यात्रा प्रभावपूर्ण भी रही। और इसके बाद अमेरिका जो के सचिव थे रोनाल्ड ब्राउन ने दोनों देशों के बीच एक वाणिज्यिक गठबंधन बनाने के लिए वाणिज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है जी। इसके बाद भाई यहाँ पर ये कि भारत के साथ 10 और व्यापारिक समझौते उन्होंने साथ में किए और 1990 में पाकिस्तान पर लगाए गए हथियारों के प्रबंध के फलस्वरूप क्या हुआ था, ये समझौते जो पूरे 10, 11, 12 समझौते जो हुए थे वो उस टाइम पर हुए थे। शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका के बीच के मतभेदों में कुछ कमियाँ भी आ गई थी और जो इकोनॉमिक और सुरक्षा से रिलेटेड सहयोग थे वो इस नए युग की शुरुआत थी। लेकिन जो हमारे परमाणु मुद्दे थे ना, उन जैसे कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने अभी भी मजबूत संबंध ना बनाने पर मजबूर कर रखा था दोनों देशों को। तो जी फिर ये वाली चीज़ आई, ये विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया जब भारत ने 1998 में पोखरण सेकंड नामक परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, इस पर एक फिल्म भी है, मे बी जॉन इब्राहिम की, पोखरण 2 पर बना रखी है मूवी, तो आप देख सकते हैं इस मूवी को, बट अभी मत देखना, पेपर है, बाद में देखना। ये वाली चीज़ के साथ ही कश्मीर में भारत के व्यवहार को कुछ अमेरिकी के हेल्प से मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा गया और एक इंटरनेशनली जो हमारी सारी चीज़ें थी और जैसे UN था या बाकी सब था, उन मंचों पर आवाज़ भी उठाई गई। ठीक है। तो परमाणु परीक्षण करने के साथ ही अमेरिका ने अपनी कैप फ्रीज और बैक की नीति के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही अमेरिका की पॉलिटिकल कोशिशें जो थी सारी वो पाकिस्तान को एक सहयोगी के रूप में आगे बढ़ाने में पक्ष में मिली। मतलब दोबारा अमेरिका पाकिस्तान एक हो गए, इसलिए पाकिस्तान के पास परमाणु शस्त्रागार होने के बावजूद उन प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ा जैसे कि भारत ने इस परीक्षण के बाद करा था। तो इस तरह रणनीतिक फैसलों ने भारत के आर्थिक विकास को पटरी से उतार दिया और भारत रूस की साझेदारी सौदे के क्रायोजेनिक रॉकेट डील पर हस्ताक्षर को भी प्रभावित किया। पोखरण 2 के बाद भारत को जिन संकट का सामना करना पड़ा वो अल्पकालीन थे। ठीक है। अल्पकालीन का मतलब होता है छोटी अवधि वाला, बहुत कम, लिमिटेड तक, कि एक वक्त कहते हैं ना बुरा वक्त आता है तो अच्छा भी आता है, कभी कभी वो बुरा वक्त बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक है। तो वो वाला, वो छोटी अवधि वाला जो है अल्पकालीन का मतलब ये होता है। तो पाकिस्तान ने अपनी सीमा के उल्लंघन की वजह से 1999 में कारगिल युद्ध करा, लेकिन भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अभी भी लचीलापन दिखा रही है और अमेरिका प्रशासन ने कारगिल युद्ध में भारत की स्थिति का समर्थन करके गतिरोध को दूर कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, 2000 में राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा भी हुई जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मतलब बीच में रूस से रिलेशन बना और उस बीच में अमेरिका से खराब तो हुए लेकिन अगेन उसके साथ बन गए। अब आते हैं 11 सितंबर के बाद भारत अमेरिका के संबंध। देखो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था, 11 सितंबर के हमले ने वैश्विक परिदृश्य को काफ़ी प्रभावित करा था। इस घटना के बाद अमेरिका और पाकिस्तान संबंधों में दूरी बढ़ गई थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन भाई साहब पाकिस्तान में शरण ले रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान में वहाँ घुसकर ही इसको मारा था। इनफैक्ट लाइव दिखाया गया थी वो चीज़। तो इस हमले के बाद भारत एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा जिसने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका युद्ध का समर्थन करा था और नैतिक मूल्य, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, उस पर रणनीति का चयन करते हुए अमेरिका ने भौगोलिक कारणों से आतंकवाद के खिलाफ अपने युद्ध में पाकिस्तान को अपना सहयोगी बना लिया था। इसके बाद भारत पाकिस्तान के हमले के प्रति संवेदनशील हो गया और जैसा 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला हुआ था, 2001 में कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ। हालांकि ओसामा बिन लादेन की मृत्यु और इराक के विनाश के साथ सद्दाम हुसैन की मृत्यु ने भारत अमेरिका संबंध ने अब एक नया मोड़ लिया। ये काफ़ी हद तक अमेरिका में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव लेकर आया
और साथ में पूरी जो हमारा विश्व व्यवस्था थी, पूरे वर्ल्ड का सिस्टम जो था, उसके बीच में भी चेंजेस हुए। जहाँ अमेरिका को एक मतलब ये देखा गया कि नेतृत्व में उभर रहा था, चीन का सामना कर रहा था, तो वो नए सिद्धांतों के हेल्प से एक नई विश्व व्यवस्था की संरचना भी करने को मतलब स्ट्रक्चर बनाने की कोशिशें भी कर रहा था। और अमेरिका नेतृत्व को नुकसान और सामरिक कारणों से बढ़ते चीन को रोकने के लिए समर्थन दिया जा सकता था। तो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और आर्थिक अस्थिरता के कारण उसे अमेरिका से समर्थन मिले धीरे धीरे कम हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ये वाली चीज़ फिनिश हो गई है। राइजिंग इंडिया अमेरिका के लिए एक रणनीतिक विकल्प, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पूरे जो है मैंने अभी तक टॉपिक्स आपको डीपली समझा दिए। इस बीच में कुछ थे जैसे कारगिल युद्ध था, पोखर 2 था, या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।